दोस्तों, स्वागत है आपका शास्त्री स्पीक्स में। जिंदगी में बजटिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारे रिश्ते, हमारी इकोनॉमी, हमारा खान पान, कहीं भी अगर बैलेंस बिगड़ता है तो काफ़ी गड़बड़ होती है। मान लें कि एक फैमिली है जिसका कुछ पैसा बैंक में है, उससे उनको इंटरेस्ट आता है और जिससे वो अपना गुजारा करते हैं। अगर वो फैमिली अपने इंटरेस्ट को 10 तारीख को, 12 को, 15 को, 20 को खर्च कर लेती है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है। वो है कि जो उसका कैपिटल पड़ा हुआ है बैंक में, वो वहां से निकाल करके अपना गुजारा करेगी। और वो कब तक चलेगा, आप सोच सकते हो। हम पूरी धरती को अगर एक बैंक मान लें, तो धरती के जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन हैं, वो हमारे लिए ब्याज के तौर पे आते हैं। और उस ब्याज को हम कितना खर्च कर लेते हैं, किस महीने तक खर्च कर लेते हैं, इसके लिए एक ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉन प्रॉफिट और रिसर्च ओरिएंटेड है। ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर के जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं उनका डेटा कलेक्ट करती है और स्टैटिस्टिक के बेसिस पे अज्यूम करके एक रियल टाइम एजम्पशन इसकी बनती है कि हमारे जितने भी रिसोर्सेस हमने पैदा किए, धरती के ऊपर रीजनरेट हुए, वो कब खत्म होने वाले हैं। तो एक दिन रखा जाता है, जिस दिन वो खत्म हो जाते हैं हम उनको यूज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ ओवरशूट डे का मतलब है जिस दिन हमारे रिसोर्सेस खत्म हुए और उसके बाद हम कैपिटल पे आए। तो इस बार ये दिन पड़ा है 28 जुलाई को। यानी 28 जुलाई को एक पूरी वो एनर्जी जो हमने एक साल में यूज करनी थी, वो 28 जुलाई तक हम खत्म कर चुके थे। दोस्तों, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में सबसे ऊपर है पानी। भारत के अंदर दुनिया की 18% आबादी है और वाटर रिसोर्सेज हमारे पास सिर्फ 4% है। उन 4% में हमारा करीब 90% पानी जो एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है वो जमीन के नीचे से आता है, ग्राउंड वाटर हम यूज करते हैं। 80% पानी हमारा जो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए है, वो ग्राउंड वाटर से आता है। और 70% पानी जो चाहे ग्राउंड वाटर है चाहे सरफेस वाटर है, वो आज की डेट में कंटेमिनेटेड है। यानी फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, दूसरा वेस्ट है, उसके कारण ये पानी कंटेमिनेटेड, प्रदूषित हो चुका है। भारत में सीधे सीधे पानी के प्रदूषण की वजह से करीब 2 लाख लोग हर साल मारे जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब 4 बंदों का खाना 18 बंदों को बटेगा तो उसमें किस तरह की मारामारी होगी। भारत दुनिया के 17 ऐसे देशों में है यहाँ जो सबसे ज्यादा वाटर स्ट्रेस्ड माने जाते हैं। यहाँ पे पानी की कमी लगातार बनती जा रही है। तो ये हमारे पानी का हाल है। जो पानी प्लैनेट के ऊपर जितना है, हमारी धरती के ऊपर जितना है, शुरू से उतना ही है, ना वो कम हुआ है ना बढ़ा है। हाँ, अब उसकी रिसाइकल कैसी होती है, उसका साइकिल कैसे चलता है। पानी हम जमीन के नीचे से जब निकालते हैं, तो जब धरती के ऊपर पानी आता है तो वो आ, यहाँ से नदी नालों के जरिए समुद्र के अंदर चला जाता है। अब ये पानी जो है ये रिचार्ज होना चाहिए, ये वापस धरती के अंदर जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कंक्रीटाइजेशन हो रही है, कॉलोनीज बन रही हैं, अर्बनाइजेशन हो रही है, रोड नेटवर्क है, इंडस्ट्री है, ये सारी की सारी जमीन जो है वो पानी को वापस रिचार्ज करने के काबिल नाकाबिल हो रही है और ये लगातार बढ़ रही है। और जो बारिश थी, कभी हम देखते थे कि जो बारिश थी वो मानसून का एक सीजन होता था, 2 ढाई 3 महीने चलता था, स्लो रेन्स हुआ करती थी, जमीन को वापस पानी मिलता था। अब जो बारिश 5 दिन में होती थी, अब हो सकता है वो 5 घंटे में हो जाए। अब ये जो टॉरेंशियल रेन है, ये बड़ी तेजी से गिरती है, अपने साथ मिट्टी लेकर के ये वापस नाले नदियों से होते हुए समुद्र के अंदर चली जाती है, जिसका जल स्तर बढ़ रहा है। यानी पानी जो जमीन को मिलना चाहिए था वो रिचार्ज नहीं हो रही है, सीपेज नहीं हो रही है। ये पानी की हालत है। दूसरा रिसोर्स अगर हम देखें, जो हमारे जंगलात हैं, जंगलात की बड़ी तेजी से कटाई हुई है। जितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, कभी आदमी कुल्हाड़ी से काटता था, आई तो जमीन जंगल के अंदर मैकेनाइज्ड है सब कुछ। दुनिया के जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले जंगल थे, जैसे करीब 40% ऑक्सीजन हमें ब्राजील के जंगल, जो रेनी फॉरेस्ट का पूरा एक बेल्ट है, वो देता है। वहां पे बड़ी अंधाधुंध कटाई हो रही है। उनको दुनिया का, इस प्लेनेट का, इस लाइफ का लंग्स माना जाता था कि वो हमारे फेफड़े हैं, लेकिन वो कटाई है। और इस तरह से हर देश का जो फॉरेस्ट का एरिया है वो लगातार श्रिंक होता चला जा रहा है। आगे हम दूसरे रिसोर्सेज की तरफ देखें, जैसे फिश है।
या सी फूड है, वो जितना रीजनरेट होना चाहिए था, बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन होनी चाहिए थी, उससे कई गुना ज्यादा है उसकी एक्सप्लाइटेशन, ओवर एक्सप्लाइटेशन हो रही है। और दुनिया की काफी देशों की, बड़े बड़े देशों की इकोनॉमीज जो इस पे डिपेंड करती हैं अपने सी फूड के एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए, तो वो भी लगातार कम होता जा रहा है। ऐसे आपको काफी ऐसे मिनरल्स हैं। इसी तरह से हमारी अर्थ है, धरती का बनना, जो उपजाऊ जमीन है, टॉप लेयर है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। लेकिन डिफॉरेस्टेशन के कारण जो जिस तरह की बारिशें हो रही हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, वो सारी धरती जो ऊपर की टॉप लेयर है वो भी लगातार समुद्र के अंदर, नदियों के अंदर चली जा रही है और सिल्टिंग हो रही है। अब इसके बाद काफी ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी रीजनरेशन बहुत जरूरी है इस प्लेनेट के लिए। आपकी बीज हैं, अलग अलग तरह की मक्खियां हैं जिनमें मधुमक्खियां भी हैं, पॉलिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनका, लेकिन वो लगातार कम हो रही है। आपके ये जो है अर्थवर्म्स, इनकी संख्या लगातार कम हो रही है क्योंकि एरिया बड़ा कम बचा है। हमारे स्नेक्स बड़े कम हो रहे हैं। इस तरह से और काफी चीजें हैं जो लगातार कमी की तरफ बढ़ रही है। अब ये जो हालात बने हैं, इन हालात में हम देखते हैं कि जो दुनिया की डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जैसे अमेरिका है, जैसे जर्मनी है, उनके लिए जो उनका लाइफस्टाइल है, जो एनर्जी उनको चाहिए, रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज उनको चाहिए, उसके लिए उनको 3 प्लेनेट की जरूरत है। अगर वो 3 प्लेनेट की एनर्जी वो यूज करे तो कहाँ से ला रहे हैं? वो डेफिनेटली दूसरे जो कंट्रीज हैं, हमारे जैसे कंट्रीज हैं, अफ्रीका है, जो जो दूसरे जो कमजोर हैं डॉलर के मुकाबले, ये सारी एक्सप्लॉइटेशन उनकी हो रही है। और ये वहां से शुरू करके यहाँ तक भी है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि 4% रिसोर्सेज को 18% लोग यूज करेंगे तो क्या होगा? जिसके पास तो होगा पैसा, वो यूज कर लेगा, वो तो डिहाइड्रेट नहीं होगा, उसको पानी की कमी नहीं होगी, फिर नीचे दूसरे लोगों में मारामारी होगी। तो उस तरह से एक सोशल अनरेस्ट भी बढ़ रही है। तो दोस्तों, ये काफी ये ग्लोबल इशू है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें जो रिसोर्सेस यूज करने थे वो 28 जुलाई तक खत्म हो चुके हैं। अब हम उस कैपिटल को खा रहे हैं जो बैंक के अंदर जमा है। सबका फर्ज बनता है कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं, जैसे पानी का एक जुडिशियस यूज हम करें, पानी को पॉल्यूट ना करें, हवा को पॉल्यूट ना करें। हमारी अब कुछ चीजें, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि गवर्नमेंट के लेवल पे है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इशू है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का इशू है, वो तो सरकार को देखने हैं। इसके साथ साथ ये जरूरी है हम सोचें कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। जब ये पूरे रिसोर्सेस डिप्लीट हो जाएंगे, तब धरती रहने के लिए कैसी धरती होगी? उनके पास गाड़ियां तो होंगी, लेकिन उनके पास साफ हवा लगातार कम हो रही है, साफ पानी नहीं मिल रहा है, रिसोर्सेस लगातार कम हो रहे हैं। तो किस तरह की अनरेस्ट भरी दुनिया होगी हमारी अगली पीढ़ी के लिए? इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम एक चिंता तो करें, चिंतन तो करें इन इश्यूज के ऊपर। ये इश्यूज कब हमारे जिंदगी के अंदर चर्चा में आएंगे, जिसके लिए हमारा अपना और अगली आने वाली पीढ़ी का फ्यूचर पूरा स्टेक पे है। और ये क्राइसिस लगातार डिपेंड होता जा रहा है, ये लगातार बढ़ रहा है। हम सोचें इसके बारे में और पढ़ें, चर्चा करें, और शायद एक समय आएगा जब ये पॉलिटिकल इलेक्शन के मुद्दे भी बनेंगे और सरकारें भी इस पे ऊपर जागेंगी, काम करेंगी, और शायद ये प्लेनेट हमारे जीने के काबिल या रहने के काबिल बनेगा। दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।